अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चंस इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर वही बातें हैं। 3 सेट्स दे दिए गए, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी, और कहा यह गया कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें। अब जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है ना, इसके होते हैं दो केस। पहला होता है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो इन दोनों में से कोई एक हम प्रूव करेंगे और दूसरे को कह देंगे कि सिमिलरली, जैसे हमने पहले प्रूव किया है बिल्कुल उसी तरह ये दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों में से कोई एक हमेशा करते होते हैं। तो हम पहले वाले से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। हम इधर लिख लेते हैं कि हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें। वो कौन सी है? ये वाली। और इसके अंदर भी सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो या तो पहले सेट का हिस्सा हैं या दूसरे सेट का हिस्सा हैं, वो हमने सारे लिख लेने हैं। अब ए ये है और बी ये है। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है 20 तक, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है 20 तक, सॉरी 19 तक। ठीक है जी। तो इनको ज्वाइन करके लिख लें जी। लिखना तरतीब से है। 1 पहले सेट में है, 2 इधर आ गया, 3 इधर से ले लेंगे, 4 नेक्स्ट। यूनियन है ना, तो यूनियन के अंदर वो सारे सेट, जो वो सारे एलिमेंट्स जो पहले सेट का हिस्सा हैं और जो दूसरे सेट का हिस्सा है, उनको इकट्ठा करके तरतीब से लिखना होता है। ठीक है जी। तो ये ऑनवर्ड्स ऐसे चलते चलते 18, 19 और आखिरी एलिमेंट क्या आएगा जी? 20। ओके जी। अब देखें। अब वो कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है, और इस चीज से तो अब आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि u माइनस दिस वन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि इस सेट के वो एलिमेंट जो इधर मौजूद ना हो, मतलब u के वो एलिमेंट जो इधर मौजूद ना हो, वो लिखने हैं हमने। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है। तो 1 तो दोनों जगह है, 1 नहीं लिखेंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है, इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 इधर भी है, इधर भी है। 5 इधर भी, इधर भी, ऑनवर्ड्स। तो ये तो सारे एलिमेंट सेम हो गए। तो ये जो u माइनस ए यूनियन बी बनेगा, ये बन जाएगा एक एम्प्टी सेट। ठीक है जी। ये गौर से समझने वाली बात थी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। दोबारा देख लें जी। u इसमें से ये सेट माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब ये है कि इसके वो एलिमेंट जो इधर ना हो वो लिख देने हैं। ये तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं।
1 इधर भी है, इधर भी है, नहीं आएगा। 2 इधर भी है, इधर भी है, नहीं आएगा। 3 उधर भी है, इधर भी है, नहीं आएगा। 4 5 ऑनवर्ड सारे मौजूद हैं और दोनों सेट्स में कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, पहले सेट में ऐसा जो दूसरे सेट में ना हो। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास एम्प्टी सेट, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह देखें अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है जी? अच्छा जी, राइट हैंड साइड में अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब ये है यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, वो कौन कौन सी है जी? वो 1 है जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। वो 3 है जो यू में है और ए में नहीं है। वो 5 है, इधर है और इधर नहीं है। इसी तरह 7 होगा, इधर है इधर नहीं है, तो ये लिख लेने। तो ये बनेगा 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, फिर उसके बाद 9 बन जाएगा, फिर 11 बन जाएगा, फिर 13 बन जाएगा, फिर 15 बनेगा, फिर 17 बनेगा और फिर 19 बनेगा। ठीक हो गया जी। सिमिलरली अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। अब ये भी वही बात है कि यू में से बी के एलिमेंट निकाल देने हैं। तो u के अंदर 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं और b के अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं है। ठीक है जी। फिर 4 इधर होगा, वो इधर नहीं है। फिर 6 इधर होगा, वो इधर नहीं है। फिर 8 होगा, वो इधर नहीं है। इस तरह तो ये बन जाएगा सारा इवन नंबर का सेट बनेगा। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सामने कर देता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहें। एक दफा दोबारा देखें। u माइनस बी, ये हमने फाइंड करना है। इस u माइनस बी, ठीक है जी। 2 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18 और फिर आ जाएगा 20। ओके जी। तो अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इन दोनों में देख लें कॉमन क्या है। इन दोनों में तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो जब इन दोनों में कॉमन है ही कुछ नहीं, तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा जी? एम्प्टी सेट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। लास्ट में लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। एक रूल या एक केस जो है डी मॉर्गन्स लॉ का वो हमने प्रूव किया। दूसरे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। बिल्कुल इसी तरीके से क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। मैंने पहला केस प्रूव किया था और दूसरे को सिमिलरली कह दिया। आप लोग चाहें तो दूसरा केस प्रूव कर दें और पहले को सिमिलरली कर दें, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर फिर दो सेट्स दे दिए गए और जो दो सेट्स हमें दिए गए वो दिए गए सेट बिल्डर नोटेशन में। पी सेट दे दिया x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5
m, इसके एलिमेंट्स की जो शक्ल होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है जी। और m के ऊपर उसने कंडीशन लगा दी कि m बिलोंग्स टू n, n स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके जी। सिमिलरली जो दूसरा सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, उसके एलिमेंट्स की शक्ल इस तरीके से होगी और उसके अंदर भी m का ताल्लुक कहाँ से होना चाहिए, n से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझें कि इन की जब हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि हमने सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए टेबुलर फॉर्म होगी, हमें सेट्स नजर आ रहे होंगे, इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं जो टेबुलर फॉर्म में। इसको देखें, सपोज करें मैं इस सेट P की बात करने लगा हूँ, M को वेरिएशन देनी है, M को तब्दील करना है, और M का ताल्लुक कहाँ से होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स वाला सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो इसका मतलब है पहले मैं M की जगह पे 1 पुट करूंगा, फिर मैं M की जगह पे 2 पुट करूंगा, फिर मैं M की जगह पे 3 पुट करूंगा, और फिर मैं M की जगह पे 4 पुट करूंगा, और ऑनवर्ड्स ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई एंडिंग पॉइंट हमें नहीं बताया गया। इसी तरह, सॉरी अभी जरा इसको देख लें, तो ये पहला एलिमेंट इसका बन जाएगा 5, दूसरा बन जाएगा 10, तीसरा बनेगा 15, चौथा बनेगा 20, और ये ऑनवर्ड्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ये हो गया सेट पी, ठीक है जी। ये आपने नीट पे नहीं लिखना, ये वाला स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये वाला स्टेप सिर्फ समझने के लिए, लिखना ये स्टेप है। इसी तरह क्यू सेट को देखें जी, क्यू क्या कहता है कि उसके एलिमेंट्स की शक्ल इस तरीके से होगी, और एम को तब्दील करते रहना है। एम की जगह पे 1 पुट करेंगे, एम की जगह पे 2 पुट करेंगे, एम की जगह पे 3 पुट करेंगे, और एम की जगह पे 4 पुट करेंगे, और ऑनवर्ड्स ऐसे ये मामला चलता रहेगा। तो इसकी जो शक्ल बनेगी, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8 और ऑनवर्ड्स ऐसे। अब इसके अंदर भी ये वाला स्टेप आप लोगों ने नीट पे नहीं लिखना, जो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक वैल्यू को सीधा करके लिखने के लिए बताया है। ये और ये दो स्टेप हम नहीं लिखेंगे। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। पहले सेट के अंदर मल्टीपल्स हैं किसके, 5 के, और दूसरे सेट के अंदर जो मल्टीपल्स हैं वो किसके हैं, 2 के हैं। तो इनके अंदर कॉमन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखें जी। 10 इधर है, इधर भी आ जाएगा, 8 के बाद 10 आना, तो पहला एलिमेंट तो आएगा 10। फिर इस सेट के अंदर 20 है, 20 इधर भी आएगा, ठीक हो गया जी, 20 लिख लेंगे। 20 के बाद इस सेट के अंदर 30 भी आएगा, ठीक है जी, और 30 इधर भी आएगा, तो 30 को भी लिख लेंगे, और ऑनवर्ड्स ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसके अंदर सेट बिल्डर नोटेशन थी, और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इसको समझने में। तो इसको पहले रफ वर्क करके सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, और फिर उसके बाद इसके साथ फर्दर कैलकुलेशन को प्रोसीड कीजिएगा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई हमें सेट के मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है जी। एक जर्नल बात ये की गई कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने यूनियन की, या इंटरसेक्शन की, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ी हैं, ठीक है जी, उनको सामने रखते हुए इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ये एक्चुअली दो रिजल्ट्स हैं। नंबर 1, एक रिजल्ट ये है, और एक हमने इसके बाद सॉल्व करना है।
तो ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है, बगैर किसी सेट का इस्तेमाल किए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। इसमें ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है जी? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहां पर जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी। ए का यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ, और फिर ए का इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ, और इन दोनों के बीच में जो साइन है ये वाला, ये इधर दरमियान में आ गया। ठीक है जी। मैं प्रॉपर्टी का नाम एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको लिख लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी। अब अब ये देखें कि ए के साथ इंटरसेक्शन, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट भी ए ही है, उसके भी एलिमेंट्स यही हैं 1 2 3 और 4। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक कॉमन सेंस वाली बात है। पहले सेट्स के भी पहले सेट के भी 4 एलिमेंट 1 2 3 4, दूसरे के भी 4 एलिमेंट 1 2 3 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन उठाना है जब, तो उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, वो ए ही बनेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी वैल्यू की जगह पर मैं ए लिख सकता हूं। ठीक है जी। ये साथ में पॉइंट याद रखने के लिए लिख लें कि ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो उसका आंसर हमेशा ए आता है। मतलब दो सेट्स का अगर आपस में हम इंटरसेक्शन करें तो उसका आंसर वही आता है, सेम रहता है। ठीक है। तो इसकी जगह पे ए आ गया, आगे यूनियन आ गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। अगर आप और करें, ये देखें ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने प्रूव करना था। किसका इस्तेमाल करके? इसका इस्तेमाल करके। ठीक है जी। और किसी किस्म का कोई सेट दिया नहीं गया था, प्रॉपर्टीज यूज करनी थी, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूटिव की, एसोसिएटिव वाली। ठीक है जी। और हमने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है जी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसको कहते होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी। इसको नहीं कहना, लेकिन जो अगला स्टेप मैं लिखूंगा उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेंगे जी। क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें, ए का यूनियन करना है विद ए, और फिर ए का यूनियन करना है विद बी। ए का यूनियन करना है विद बी, ये दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में आ जाएंगी, और इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन का साइन है वो इधर दरमियान में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो अब ए के साथ यूनियन, ये फिर वही बात है कि दो सेट्स अगर सेम हैं, उनके एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो उनका यूनियन करेंगे तो उसका आंसर वही सेट आएगा। ठीक है जी। तो ये इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं जी? ए। इस सारे की जगह पे ए आ जाएगा, और नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, उसके बाद
ए यूनियन बी आ जाएगा। अब गौर करें कि यही वो चीज थी जो मैंने प्रूव करके देनी थी। ए सॉरी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये सेम सेम हो गया ना। ठीक है, तो इधर साइड पे लिख लें कि जब ए का यूनियन करेंगे ए के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है जी, तो ये मेरी बन गई राइट हैंड साइड, और यही चीज मैंने प्रूव करके देनी थी। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें है कुछ नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते होते हैं, तो इनको छोड़िएगा मत, इनको लाजमी तैयार कीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।